एक नाम, काला पानी। ये सिर्फ एक जेल का नाम नहीं था, ये एक खौफ था। एक ऐसा खौफ जो बड़े से बड़े सूरमा, स्वतंत्रता सेनानी की भी रूह कंपा देता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक जेल के नाम में ऐसा क्या था जो इतना डर पैदा करता था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, काला पानी नाम अपने आप में ही एक सजा थी और इसके इसके एक नहीं बल्कि दो बहुत गहरे और डरावने मतलब थे। तो ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन था। पहला मतलब समझिए, सामाजिक मौत। उस जमाने में एक मान्यता थी कि अगर कोई समुद्र पार कर ले तो उसका धर्म जात सब भ्रष्ट हो जाता है, वो अछूत बन जाता है, मतलब समाज और परिवार से हमेशा के लिए बेदखल। और दूसरा मतलब, वो तो और भी खौफनाक था, ये मानना कि ये जेल, ये असल में धरती पर बना एक जीता जागता नरक है, एक काली अंधेरी दुनिया जहां से कोई वापस नहीं आता। अब बात करते हैं कि ये जेल बनी कैसे। और देखिए, ये सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनी थी, इसे तो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक विद्रोह की आग में तपा कर बनाया गया था। कहानी शुरू होती है 1857 से, जब भारतीय विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। तब अंग्रेजों को समझ आया कि हिंदुस्तानियों के दिल में खौफ पैदा करना कितना जरूरी है, और इसी डर को हथियार बनाकर उन्होंने एक ऐसी जेल का प्लान बनाया, एक ऐसी जगह जहां से कोई भाग ना सके, एक ऐसी जगह जहां कैदी को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी तोड़ा जा सके। और इसी सोच से जन्म हुआ सेल्युलर जेल का। और इस जेल की सबसे डरावनी चीज थी इसका डिजाइन। ये कोई आम इमारत नहीं थी, इसका पूरा आर्किटेक्चर ही एक हथियार था। इसे खास तौर पर दिमागी तौर पर तड़पाने के लिए ही बनाया गया था। ये डिजाइन सच में क्रूरता की एक मिसाल था। सोचिए, 7 विंग्स बिल्कुल किसी पहिए की तीलियों की तरह बनाए गए थे। इसका मतलब, एक कैदी दूसरे कैदी को देख तक नहीं सकता था, पूरी तरीके से अकेलापन। और बीचों बीच था एक पेनॉप्टिकॉन टावर, यहां से सिर्फ एक गार्ड सभी कैदियों पर नजर रख सकता था। लेकिन मजे की बात यह थी कि कैदियों को ये कभी पता ही नहीं चलता था कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। ये हर पल निगरानी में रहने का एहसास, ये एक ऐसा मेंटल टॉर्चर था जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर दे। और ऐसी कितनी कोठरियां थीं? पूरी 693। हर कोठरी में सिर्फ एक कैदी। तो ये सिर्फ कैद करना नहीं था, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, हर एक इंसान को अकेला करके मानसिक रूप से तोड़ने की। तो ये तो हुई बनावट की बात, पर सोचिए, इन दीवारों के अंदर असल में जिंदगी कैसी थी? कैदियों को रोज किस नरक से गुजरना पड़ता था। हर कैदी की पूरी दुनिया बस 4.5 बाय 3.25 मीटर की एक कोठरी में सिमट गई थी। इतनी छोटी सी जगह के इंसान ठीक से खड़ा भी न हो पाए, ढंग से लेट भी न पाए। और इससे भी कहीं ज्यादा बुरा पता है क्या था? हर कैदी को बस 2 छोटे मिट्टी के बर्तन मिलते थे, एक पीने के पानी के लिए और दूसरा टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। अब जाहिर है वो बर्तन इतने छोटे होते थे कि कैदियों को मजबूरन जमीन पर ही शौच करना पड़ता था, और फिर उसी गंदगी के बीच सोना, उसी के बीच खाना। आप सोच सकते हैं, इसी गंदगी की वजह से न जाने कितने लोग बीमारियों से मर गए। अत्याचार का एक और तरीका था, काम। जी हाँ, काम के नाम पर टॉर्चर। एक काम था कोल्हू चलाना। इसमें कैदियों को रोजाना हाथ से एक बहुत बड़ी चक्की चलानी पड़ती थी और टारगेट होता था 30 पाउंड नारियल का तेल निकालने का। और ये टारगेट जानबूझकर इतना मुश्किल रखा जाता था कि उसे पूरा करना नामुमकिन हो। और टारगेट पूरा क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो नामुमकिन था। और ये जानबूझकर किया जाता था ताकि सजा देने का कोई ना कोई बहाना हमेशा तैयार रहे। और सजा? जो भी टारगेट पूरा नहीं कर पाता, उसे बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था। ये सिर्फ जिस्मानी सजा नहीं थी, ये इंसान की हिम्मत और उम्मीद को तोड़ने का एक तरीका था। पूरे दिन जानवरों की तरह काम करवाने के बाद खाना भी वैसा ही मिलता था। सोचिए, खाने में क्या होता था? जंगली घास का पानी और चावल, जिसमें चावल से ज्यादा तो कंकड़ पत्थर होते थे। ये खाना सिर्फ खाया नहीं जा सकता था, बल्कि ये खुद बीमारी और मौत की वजह बनता था। लेकिन इतने जुल्म और निराशा के बावजूद इंसान का जज्बा इतनी आसानी से नहीं मरता। इन दीवारों के अंदर भी विरोध की आवाजें उठीं। बात है 1933 की। भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त ने एक भूख हड़ताल शुरू की और मांगे क्या थी?
बस बेहतर खाना और साफ सुथरे टॉयलेट्स, यानी जीने के लिए जो बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं, बस वो। पर 45 डेज बीत गए और अंग्रेजों का जवाब आया क्रूरता के रूप में। उन्होंने जबरदस्ती कैदियों के नाक में नली डालकर दूध और जूस पिलाना शुरू किया, और ये इस तरह किया जाता था कि वो सीधा फेफड़ों में चला जाए। इससे निमोनिया हो जाता था। महावीर सिंह, मोहन किशोर, नामदास और मोहित मोइत्रा, ये तीनों इसी बर्बरता की वजह से शहीद हो गए, और जाने ना जाएं इसलिए आखिर में हड़ताल खत्म करनी पड़ी। एक सवाल मन में आता है कि क्या किसी ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की थी। 1868 में 238 कैदियों ने मिलकर भागने का एक प्लान बनाया, लेकिन वो पकड़े गए और सजा के तौर पर उनमें से 87 लोगों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। इस एक घटना ने भागने की लगभग हर उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर वक्त बदला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेल के अंदर का पूरा पावर डायनामिक्स ही पलट गया। हुआ ये कि 1942 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर हमला करके कब्जा कर लिया, और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? जेल में बंद सभी भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो अंग्रेज अफसर कल तक जुल्म ढा रहे थे, अब वो खुद उसी जेल के कैदी थे, और जापानियों ने उनके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जैसा वो हिंदुस्तानियों के साथ करते थे। कह सकते हैं कुदरत का इंसाफ हो रहा था, बस इस बार किरदार बदल गए थे। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1945 में जापान ने ये द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, और आज वही काला पानी, वही सेल्युलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक ऐसी जगह जो हमें उन अनगिनत सेनानियों के बलिदान और हिम्मत की कहानी हमेशा याद दिलाती है, जिन्होंने देश के लिए यहाँ अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज ये जेल एक नेशनल मेमोरियल है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो सवाल ये है कि दर्द, तकलीफ और बलिदान पर बनी ऐसी जगहों को हमें कैसे याद रखना चाहिए? क्या ये सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, या फिर आने वाली नस्लों के लिए एक सबक, एक चेतावनी?